हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th आवर चेंजिंग अर्थ। सो मैं आपको इंट्रो देना चाहूँगी पहले से। हमारी ये जो अर्थ है ना, ये हर दिन सेम नहीं रहती है, इसमें हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव आता है। और अर्थ जैसे आज आप देखते हो ऐसे हमेशा से नहीं थी। अर्थ मॉडिफाई होती आती है, और वो क्यों मॉडिफाई होती है, कौन सी फोर्सेस होती हैं, हम इस चैप्टर में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है। सी, आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो अर्थ है वो डिवाइडेड है बहुत सारी प्लेट्स में, है ना। कुछ प्लेट्स होती हैं उसमें ये डिवाइडेड है, हर एक प्लेट के ऊपर एक कॉन्टिनेंट है, कुछ प्लेसेस हैं। सो जब क्या होता है, ये प्लेट्स मूव करती है तो एक सडन इम्पैक्ट आता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ की शेप चेंज होती है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स में ब्रोकन है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीलीटर्स ईच डे। ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ मूव होती है और हमें पता नहीं चलता है। इट्स अ वेरी ट्रूथ। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये प्लेट्स क्यों मूव होती हैं, क्योंकि इनके अंदर मोल्टन मैग्मा होता है। सो अर्थ क्या होती है, अर्थ की जो प्लेट्स होती है वो मूव करती है। वो मूव क्यों करती है, बिकॉज ऑफ मैग्मा। मैग्मा मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म पदार्थ होता है अर्थ के अंदर पे, और जब वो गर्म पदार्थ बाहर निकलता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसी को आप लावा बोलते हो, ज्वालामुखी बोलते हो। ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकला ऐसे बोलते हो। तो अर्थ की प्लेट समझ आ गया, मूव होती है बच्चों, इतना तो समझ आ गया, ईजी है बहुत। तो इसकी वजह से ना मूवमेंट्स होते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कोज चेंजेस ऑन द अर्थ। ये डिवाइडेड होता है फोर्सेस की। अर्थ पे फोर्स कैसे लग रही है, जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करती हैं उन्हें बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस किसकी वजह से होती है, मैग्मा, मोल्टन मैग्मा जिसको बोलते हैं उसकी वजह से। एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के बाहर लगती है। एक्सोजेनिक को बाद में देखेंगे, अभी इंडोजेनिक देखते हैं। सबसे पहले इंडोजेनिक समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडोजेनिक की वजह से दो चीज़ें होती है, एक अर्थक्वेक, एक वोल्केनोज। यहाँ पे देखो, अब आपको पता होना चाहिए फोर्सेस कितने तरह की हुई, दो तरह की। एक हुई एंडोजेनिक, एक हो गई एक्सोजेनिक, ठीक है। एंडोजेनिक किसकी वजह से हो रही है, मोल्टन मैग्मा की वजह से, ठीक है। मोल्टन मैग्मा की वजह से हो रही है एंडोजेनिक फोर्सेस। अब मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर है, ठीक है। इसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। हमारे जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, वो प्लेट जब सडन हिलती है तब अर्थक्वेक आता है। तो ये मोल्टन मैग्मा जब सडनली कोई अंदर से आप उसका मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक आ जाता है। दूसरा, जब उसमें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर बन जाता है तो वोल्केनोस फॉर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से बाहर की अर्थ पे इम्पैक्ट पड़ा, अर्थक्वेक आया तो अर्थ का शेप बिगड़ा होगा। वोल्केनोस बना तो जब आपको पता है कोई भी ज्वालामुखी जब बनता है, ठीक है, तो वो अपने अंदर का मटेरियल बाहर लाता है। ये ज़मीन उठी, एक तो ज़मीन अपलिफ्ट हुई, अपलिफ्ट होकर यहाँ पे एक माउंटेन बन सकता है। काफ़ी सारे माउंटेन वर्ल्ड के ऐसे हैं जो वोल्केनो से बने हैं। ये ठंडा होकर एक माउंटेन, एक पर्वत फॉर्म हो जाता है जब ये इनएक्टिव हो जाता है। समझ आ रहा है। दूसरा, जो वोल्केनोस धीरे धीरे इरप्ट होता है वो प्लेट्यू बनाता है, पठार बनाता है। तो अर्थ के मुँह बाहर के चीज़ों में चेंज आया। इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है जो बसाल्टिक रॉक से बना है, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये आपको समझ आ गया कि चेंज कैसे आता है, क्या फोर्सेस होती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस को बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, ये दो टर्म से बना है। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। जेनिक मतलब ओरिजिन, इनसाइड ओरिजिन, आउटसाइड ओरिजिन, ईजी। वोल्केनो इज़ अ वेंट। वोल्केनो एक वेंट होता है। वेंट मतलब ओपनिंग होती है, अर्थ की क्रस्ट की ओपनिंग हो गई, ठीक है, थ्रू विच जिससे मोल्टन मटेरियल जो ये मैग्मा है ये बाहर आ सके।
नहीं आया समझ? ये अर्थ थी, ये ज़मीन है, इसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोल्टन मैग्मा है। मोल्टन मैग्मा को रूट चाहिए जाने का, तो वो इसमें एक दरार पैदा करेगा और एक ओपनिंग बनाएगा। ये ओपनिंग को ही हम वेंट बोलते हैं। इसी से ही आपका लावा बाहर आता है, मतलब मोल्टन मैग्मा बाहर आता है और बाहर आके उसे आप लावा बोलते हो। क्लियर? ठीक है। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जो भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है तो अर्थ का जो सरफेस है वो वाइब्रेट होता है, और ये वाइब्रेट अर्थ में ट्रैवल करती है, और इन्हीं वाइब्रेशन को अर्थक्वेक बोलते हैं। जो अर्थक्वेक है, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, उसे बोलते हैं फोकस। ये लैंड के नीचे, ये ऊपर की सतह है, ये नीचे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, ये अंदर है, तो अंदर वाली जगह को बोलेंगे फोकस। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जहाँ से अर्थक्वेक अकर होता है, और इस फोकस के ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। यहाँ एपिसेंटर, और जब भी कोई भूकंप आता है, एपिसेंटर पे उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एरियाज़। अब ये जो अर्थक्वेक आता है, ये वेव्स में आता है। अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं जिनको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। ये वेव्स 3 तरह की होती है, एक पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। इनके बारे में हम डीप में वैसे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, बाकी आप गूगल कर लेना। अभी यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ट होने हैं कि चीज़ें होती कैसे हैं। इतना समझ आया आपको? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑल दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अर्थक्वेक जो है उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि जो 2.0 वाला अर्थक्वेक है वो बहुत कम होता है, और अगर स्केल पे 5 आया तो वो मीडियम है। डैमेज तो देगा बट मीडियम है। 6 से और 6 को बहुत हायर माना जाता है, और 7 को काफ़ी डेंजरस माना जाता है। एक टाइम पे ना 2001 की बात है, भुज एक गुजरात का इलाका है, वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। उसने बहुत ज़्यादा हार्मफुल यहाँ पे आया था, बहुत जानों को इसने इम्पैक्ट किया था। तो ये भुज का अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल है। 6.9 रिएक्टर स्केल पर आया था, तो ये आपको देखना है। और जब भी आपके आसपास अर्थक्वेक आए तो आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हो, आप ये ज़रूर पड़ेगा कि सेफ स्पॉट ढूंढे, किसी चीज़ के अंदर छुपे। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों किसी टेबल के अंदर हाइड करने से आप अर्थक्वेक से बच सकते हैं। इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे क्या है कि स्टे अवे फ्रॉम, किस किस चीज़ से अवे रहना है, फायर प्लेसेस वगैरह वगैरह, और बी प्रिपेयर्ड कैसे, आप पढ़ लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखो, अभी आपने एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, ये अर्थ के ऊपर कोई चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस सबसे ज़्यादा बनती है नदी से, रिवर से। मान के चलो हिमालय पर्वत है, वहाँ से एक नदी बह के आ रही है। अब जब नदी आ रही है तो वो माउंटेन से काटती है उसका पत्थर या उसके सिल्ट लाएगी। सिल्ट कहते हैं छोटे छोटे उसके कण को, सिल्ट लाएगी, सैंड लाएगी। वो जब लाएगी तो उसको कहीं ना कहीं अपने साथ बहा के लाएगी और कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर रही होगी। तो रिवर की वजह से जो आप आज प्लेन्स देखते हो, जहाँ पे आप खेती करते हो, जिस मिट्टी को, भारत की मिट्टी को आप बोलते हो कि मिट्टी दी खुशबू है जी अपनी, ऐसे बोलते हो। तो ये क्या है, ये जो मिट्टी की खुशबू है, मिट्टी जो है ये एक्सोजेनिक फोर्स है से बनी है, जो कि जैसे रिवर हो गई। रिवर अपने साथ क्या करके कणों को लेके बहा के लाती है, और बहुत 1-2 दिन में नहीं बना, मैंने आपको सबको बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स आपको वेट करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ की चीज़ें? ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि नदी कैसे बाहर की एरियाज़ को शेप करती है। अब नदी देखो, हमारे 3 प्रोसेस होते हैं, एक वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन का। ये सारे हम ध्यान से पढ़ेंगे। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न बाय 2 फोर्सेस। अर्थ का जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब जो भूमि का एरिया है, वो कॉन्टिन्यू अवे होता है 2 प्रोसेस से, एक वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग मतलब किसी रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। इरोजन मतलब उसका वहाँ से बहा के उसका कटाव हो जाना, वहाँ से उसके डिस्प्लेसमेंट हो जाने। सो जो एजेंट है आपके इरोजन के, जैसे कि पानी से हो गया, हवा भी एक इरोजन का एजेंट है, आइस से हो गया, ये चीज़ें क्या इरोड करते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
और इसी प्रोसेस से काफ़ी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। अब नदी कैसे काम करती है, अब देखो जो रनिंग वाटर है रिवर का वो इरोड करता है लैंडस्केप को। जब एक नदी टम्बल्स एट स्टीप एंगल, जब एक नदी ऐसे स्टीप एंगल से सीधा ऐसे गिरती है, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे गिरती है, तो इसे वाटरफॉल बोलता है। इस वाले एक चीज़ को वाटरफॉल बोलते हैं। यहाँ पे दो तरह की रॉक मिलती है, एक हार्ड रॉक, एक सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक बाय द पावर ऑफ द वाटर, ये सॉफ्ट रॉक अंदर ही अंदर कट रहती है, मतलब इस पर पानी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और ये कटती चली जाती है, इसी से बह के अपने साथ ले जाती है, इस पर सिल्ट और सैंड, ये समझना है आपको। अब जब कोई भी नदी या कोई भी पानी का सोर्स जब ज़मीन पे आता है, तो ज़मीन पे आके वो जब गिरता है तो वो ऐसे ट्विस्ट ऐसे फॉर्म करता है, इसको आप मिएंडर्स बोलते हो। क्या बोलते हो? मिएंडर्स। ये मिएंडर्स अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा वही रिमेनिंग मटेरियल्स अपने साथ रखता है जो माउंटेन से ही इरोड होके लेके आया, इरोजन हुआ है, वेदरिंग हुई है। अब वो मटेरियल जब रिवर स्लो होती है तो वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वो एक कदर इतना इकट्ठा होता है कि उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है रिवर का वे, ब्लॉक होके ये एक अलग वाटर बॉडी क्रिएट हो जाती है और इसी को आप ओक्स बो लेक भी बोलते हो। ठीक है, ये ओक्स के बो, जैसे ओक्स में ऐसे बो होता है ना, तो उसके जैसे दिखती है, तो इसे ओक्स बो लेक का नाम दे दिया गया। और जब ये जो मटेरियल कैरी करके लाती है रिवर, जो सेडिमेंट्स लाती है, वो एक जगह पे फॉर्मेशन होता है मिलियंस ईयर्स में, तो फ्लड प्लेन्स बनाते हैं। जो आपके मैदान है आज गेहूँ अनाज, जहाँ पे किसान एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये फ्लड प्लेन्स क्रिएट होते हैं। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लिवीज, और ये जो रेज्ड बैंक है इनको लिवीज बोलते हैं। रेज्ड बैंक मतलब जो उठे हुए किनारे हैं उन्हें लिवीज बोलते हैं। जो रिवर अप्रोच करती है सी की तरफ, जो स्पीड है पानी की वो धीरे हो जाती है। जब नदी सी में मिलने जाती है तो जो पानी की जो रफ्तार है ना वो धीरे हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, ये अगेन इंडिया का मैप है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। जो रिवर इधर को गिरेगी अरेबियन सी में वो मिलती हैं, तो यहाँ पे आके कॉर्नर पे, और इनकेस यहाँ पे आके कॉर्नर पे बंगाल में जो गंगा नदी है आपकी, पर्टिकुलरली हुगली इसको बोलते हैं बंगाल में, ये यहाँ पे आके बहुत धीरे हो जाती है। धीरे होके ना इसके अंदर जितनी भी सेडिमेंट्स होता है वो इन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देती है, धीरे धीरे इकट्ठा होता है और इनके बीच से पानी जाता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, फ्लोवरी स्ट्रक्चर, जिसको आप डेल्टा बोलते हो। और इंडिया का नंबर 1 लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आता है, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल इन वेनेजुएला। हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे है? एंजल फॉल, वेनेजुएला में। करंट इशू में आया था अभी ये एनसीईआरटी की बुक कि जो वेनेजुएला का इकलौता ग्लेशियर है वो अब नहीं रहा। ये एक न्यूज़ थी 2025 की, तो आप एक बार देख सकते हो गूगल से भी। साउथ अमेरिका में है ये वेनेजुएला। अदर वाटरफॉल्स आर नाइगरा फॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कैनेडा एंड यूएसए। नाइगरा फॉल है दूसरा, कैनेडा और यूएसए के बॉर्डर पे मिलेगा, है ना। इन नॉर्थ अमेरिका में है ये। एंड विक्टोरिया फॉल बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। विक्टोरिया फॉल कहाँ पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका में, तो ये आप याद रख सकते हो। इंडिया में कौन सा वाटरफॉल है आप कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे देखो, ये सब आपने डेल्टा हो गया। अब देखो वर्क ऑफ अ सी वेव। अब पानी कैसे स्ट्रक्चर में चेंज लाता है, अब यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है। इरोजन होता है, कटाव होता है किसी चीज़ का, इरोजन मतलब कटाव किसी चीज़ का। तो ये जो रॉक होती है समुद्र के अंदर, सी वेव्स कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक करती है, मारती रहती है रॉक्स पर। ये तो यहाँ पे एक लार्जर और वाइडर होल बन जाता है, जिसको आप सी केव बोलते हो। जब ये सी केव, ये वाला सॉरी, जब ये सी केव और ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो सी आर्क बनता है। सी आर्क इरोड होता है अंटिल ये अपनी रूफ तक ना पहुंच जाए। और जब ये अपनी रूफ तक पहुंच जाते हैं, जब इनकी रूफ बिल्कुल हट जाती है, तो इन्हें स्टैक्स बोलते हैं। ठीक है, स्टैक्स बोलते हैं। जब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपका दिखता है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और ये जो स्टीप रॉकी
कोस्ट है जो खड़ी रहती है ऐसे सी के बीचों बीच, ये सी क्लिफ, और ये एक टाइम पे ऐसी थी, ये ऐसी बन गई है, ठीक है। सो द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्म बीचेस। और बीच कैसे फॉर्म होता है, जहाँ पे आप गोवा जाते हो बीच पे, तो वो भी पता है वो डिपोजिशन हुआ है। डिपोजिशन मतलब किसी चीज़ का एक जगह पे इकट्ठा होना। 3 चीज़ हमने पढ़ी, वेदरिंग कट जाना, इरोजन उसका वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, और डिपॉजिट उसका कहीं पे ठहर जाना। जब ये सी की वेव्स मिट्टी लेके जाती है सी के अंदर से, ये जो रॉक से कटती रहती है, तो इनका जो डिपॉजिट है वो सोइल में मिल जाता है और वो किनारों पे स्टोर हो जाता है, तब बीचेस फॉर्म होता है। क्लियर आया? आई होप आपको समझ आ गया हो। अब वर्क ऑफ एन आइस, इसमें से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी निकल के आता है, मोरेन्स का आया था एक बारी कि मोरेन्स किसका स्ट्रक्चर है, तो ग्लेशियर का स्ट्रक्चर है। देखते हैं क्या होता है। वर्क ऑफ आइस, आइस का क्या वर्क है, तो ग्लेशियर रिवर्स ऑफ आइस होती है ना, बर्फ़ की नदी, उन्हें ग्लेशियर बोलते हैं। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। इरोड होता है इनमें से भी, क्यों, क्योंकि जो बुलडोजिंग सोइल है, बुलडोजिंग मतलब बहुत हैवी सोइल है, और जो स्टोन्स है एक्सपोज होता है सॉलिड रॉक बिलो, इनके अंदर जो रॉक होती है उसमें लगातार वो होते हैं, टकराते रहते हैं और उससे इरोड होता है ना। और क्या करते हैं, ग्लेशियर केयर आउट डीप होलोज देयर, वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, डीप होलोज हो जाते हैं, होल गड्ढे हो जाते हैं। जब ये ऐसे आता है, यहाँ से क्या आता है, इसका जो बुलडोजिंग सॉइल और स्टोन्स हैं ग्लेशियर के, वो लेके आते हैं। तो जब ये गड्ढे भर जाते हैं तो ब्यूटीफुल लेक्स बनती है। लेक्स ऐसे बनी, कैसे बनी अगर कोई पूछे तो इरोजन से बनी, है ना। सो यहाँ पे सवाल उठता है कि जो मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट, जेंटल डिपॉजिट, दीज डिपॉजिट फ्रॉम ग्लेशियर मोरेन्स। अब ये जो मटेरियल लाते हैं ग्लेशियर अपने साथ, रॉक्स लाई छोटे या स्मॉल, या फिर सैंड लाई, सिल्ट लाई, ये सारी चीज़ें इकट्ठा जब एक जगह पे हो जाती है तो ये मोरेन्स बनाते हैं, एक जैसे ढांचा बनाते हैं, इसे मोरेन्स बोलते हैं। अब एक अमेजिंग सा वाइंड अप ट्विस्ट कि जो हवा है वो कैसे एक एक्टिविटी करती है अर्थ को चेंज करने में। अब राजस्थान कभी गए हो, नहीं गए हो तो देखो, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स होते हैं जो टीले होते हैं, ये राजस्थान में देखने को मिलते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इन विच, एक एक्टिव एजेंट होता है इरोजन का और डिपोजिशन का डेजर्ट में। कौन? हवा। इरोजन मतलब कटाएगी चीज़ों को, डिपॉजिट मतलब एक जगह पे इकट्ठा करेगी। ये सैंड ड्यून्स डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, ये इतना रेत आया कहाँ से, आप प्लीज़ इस पे विचार करिएगा कि रेगिस्तान में इतना रेत आया कहाँ से। जीके का क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आया कहाँ से रेत। थोड़ा बहुत तो रोक कट के आया, बट क्या पूरा रेत कहाँ से आया राजस्थान में, ये सोच के बताइएगा। अब यहाँ पे मशरूम रॉक्स मिलती हैं। मशरूम रॉक्स कैसी होती है, मशरूम रॉक्स ऐसी दिखती है, ये मशरूम रॉक्स होती है, इस तरह से दिखेगी आपको, क्योंकि वो कट चुकी होती है, यहाँ से उनको काट दिया जाता है। ये रॉक ऐसी होती है, बट हवा चलती है सरफेस लेवल पे। मैंने बुक गंदी कर दी, सॉरी बच्चों, तुम मत करना। राजस्थान में जो हवा चलती है वो सरफेस लेवल पर चलती है। जब सरफेस लेवल पे हवा चलती है तो रॉक को ऐसे बना देती है मशरूम की शेप में, तो इसलिए राजस्थान में मशरूम रॉक्स क्यों होती हैं, क्योंकि इरोजन होता है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मशरूम शेप की रॉक बनती है और डिपॉजिट होता है सैंड। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, विंड्स इरोड करती है लोअर सेक्शन रॉक का मोर देन द अपर पार्ट से ज़्यादा जब विंड्स ब्लो होती है। सो यहाँ पे लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक से दूसरी जगह पे हवा की वजह से रेट ट्रांसफ़र होता है और हिल जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिन्हें सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। जब ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जो ग्रेन्स होते हैं सैंड के बहुत हल्के और लाइट होते हैं, जो अपने साथ कैरी करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने साथ, मतलब वो उड़ते रहते हैं, जिसे लू भी बोलते हैं आप गर्मियों में, तो वो राजस्थान से ही चल के ये गर्म मिट्टी आती है। व्हेन सच सैंड इज़ डिपॉजिट इन लार्ज, जब ये सैंड लार्ज इनम डिपॉजिट होते हैं तो उसे लुइस बोलते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुइस इज़ फाउंड इन चाइना में फाउंड होता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको कुछ सिखा के गया होगा कि अर्थ कैसे चेंज होती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें ये चैप्टर सुन के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।